गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जाहिर सी बात हम डेप्रिसिएशन में अभी लगे हुए हैं। बड़े मज़े से हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन। ऑसम टॉपिक है, बड़ा मस्त है। इसमें हमने आज करना है असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट को असर्टेन करना है, यानी कि हमने कैलकुलेट करना है, यानी हमने देखना है कि हम किस बेस पे डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है उसको फाइनल करते हैं कि हमें भाई इतनी अमाउंट तो डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड करके चलनी ही पड़ेगी, यानी कि ये इतनी अमाउंट सही रहेगी डेप्रिसिएशन की, ये तो लग जाएगी। कैसे, हमने क्या कुछ करना, असर्टेनमेंट करनी है अब हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट की। असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन अ पर्टिकुलर एसेट्स इज एन इजी जॉब। Depreciation can at best be estimated. This estimate is based on the following factors. कहते हैं डेप्रिसिएशन को ना हम easily चार्ज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एसेट्स पे। हमने क्या करना है, अभी हमने पहले डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करना है, और डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करने के लिए अभी फॉलोइंग फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर आता है कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे जिस पर्टिकुलर एसेट पे हम डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। First of all, one must find out the cost of the assets includes the cost price of the assets as well as all other expenses incurred on it until it is first put to use, such as carries inwards, installation expenses, etc. सबसे पहले हम देखेंगे जिस पर्टिकुलर एसेट्स पे जिस आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी फिक्स एसेट्स पे, वो एसेट्स हमने कितने का परचेज किया, साथ साथ कॉस्ट प्राइस जितना था उस एसेट्स का, जितने अदर एक्सपेंसेस लगे उसको इनकर करने में, उसको इंस्टॉल करने में, चाहे कैरीज इनवर्ड्स था, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस थे, वो सारे ऐड करने के बाद उसकी एसेट की वैल्यू क्या हो गई, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट बताएंगे डेप्रिसिएशन की कितनी अमाउंट सही रहेगी। सेकंड हम चेक करेंगे वर्किंग ऑफ द एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स है, काम करने वाला एसेट्स है, कितने टाइम पीरियड तक चलने वाला है, ये कितने पीरियड तक, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 10 साल चल जाएगा, 15 साल का है, वर्किंग कितना करेगा ये एसेट। दिस इज अ ड्यूरेशन फॉर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क प्रॉपरली, यानी प्रॉपरली काम कितने सालों तक, कितने ड्यूरेशन तक वो एसेट काम करने वाला है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये बात पता हो कि एसेट की वर्किंग लाइफ क्या है। In order to estimate depreciation properly, the working life of each assets depend on the nature of the assets. और जो working life होती है हर एक assets की, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, एसेट के नेचर के ऊपर डिपेंड होती है। उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि कितने सालों तक ये पर्टिकुलर एसेट चलने वाला है। और हमने क्यों देखनी है एसेट्स की वर्किंग, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट को असरटेन कर रहे हैं। ओके जी, थर्ड हमारा आता है पॉइंट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। रेजिडुअल मतलब बची हुई एसेट्स की वैल्यू क्या बच गई। जब हमने कहा हमारा जो हमने सबसे पहले कहा कि हमारे एसेट्स की कॉस्ट इतनी, यानी हमारा एसेट्स है 1 लाख रुपए का, अब 1 लाख रुपीज़ का हमारा एसेट्स कॉस्ट प्राइस बता दिया हमने, सब कुछ खर्चे वगैरह इंक्लूड करने के बाद। उसके बाद हमने कहा सेकेंड फैक्टर हमारा था कि वर्किंग ये जो एसेट्स है कि 10 साल तक चलने वाला है। अब हम कह रहे हैं 10 साल के बाद उस एसेट्स की जो रेजिडुअल वैल्यू है, यानी बची हुई वैल्यू है, वो क्या है। द वैल्यू दैट इज रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ द एसेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल वर्किंग लाइफ। देखा, यूजफुल वर्किंग लाइफ के एक्सपायर होने के बाद उस एसेट से जो हमें अमाउंट रियलाइज हुई, जो वैल्यू हमें रियलाइज हुई, उसको कहते हैं नोन एज द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। While carefully depreciation as the asset, this amount is reduced from the cost price of the asset, and it is normally then that depreciation is calculated. अगर हम ध्यान से देखें तो जो depreciation होता है एसेट का, वो वही अमाउंट होती है जो हम कॉस्ट प्राइस में से लेस करते जाते हैं। कॉस्ट प्राइस में से लेस होते हैं ना डेप्रिसिएशन के अमाउंट, एंड इट इज ओनली दैट द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। और यही तरीका होता है कि हम किसको कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहता है अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर। हमें पता चल गया कि हमारी स्क्रैप वैल्यू ये रहने वाली है। स्क्रैप वैल्यू पता चल गया कि भाई यानी वर्किंग लाइफ जो हमारी थी कि यूजफुल वर्किंग लाइफ इतने सालों, उसके बाद हमारी एसेट्स की वैल्यू बच गई, तो उसके बेस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर, यानी कि वो जो फिक्स एसेट्स है
वो बीच में कितनी बार खराब हो रहा है, उसके ऊपर यानी खर्चा ज़्यादा आ रहा है, रिपेयर ज़्यादा आ रहा है, उस पर अमाउंट कितना लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। इन ऑर्डर टू कीप द एसेट इज यूजेबल कंडीशन इट इज़ नेसेसरी टू इनकर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट्स। अगर हम चाहते हैं हमारा जो फिक्स एसेट्स है वो यूजेबल कंडीशन में रहे, उसके अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकें, तो ये ज़रूरी है कि रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर एसेट्स के ऊपर लगाए जाएं, यानी कि वो तो खर्चा लगता ही रहेगा। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट दैट इज लाइकली टू बी स्पेंट ऑन रिपेयर्स ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ द एसेट्स। तो कहता है और इस साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उस आने वाले खर्चे को जो एस्टिमेट अमाउंट है, यानी कितना एक्सपेंडिचर लग जाना है रिपेयर्स के ऊपर, उस एक्सपेंडिचर को आप पहले ही एस्टिमेट कर लो कि पूरे लाइफ टाइम के अंदर, यानी जब तक की लाइफ स्पैन है उस एसेट का कितना खर्चा लगने वाला है, उसको आप एस्टिमेट करके चलो। उसी के अकॉर्डिंग हम फिर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। फिफ्थ पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो कैपिटल आपने लगाई है उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या है। If the amount spent on acquiring the assets had been invested somewhere else, interest would have been received on the same. Hence, the estimated amount of interest should be added to the investment while calculating depreciation. देखो कहता है जो अमाउंट हमने स्पेंड किया एसेट्स को खरीदने के लिए, उसको हम अगर अमाउंट यानी उस एसेट्स को अगर हम नहीं खरीदते तो हम कहीं और उस इन्वेस्ट करते, तो जो इंटरेस्ट हमें वहाँ से रिसीव होता, तो कहता है कि एस्टिमेट करो कि वो इंटरेस्ट कितना रिसीव होता, उसको हम ऐड करते हैं इन्वेस्टमेंट में, ऐड करेंगे जब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। यानी डेप्रिसिएशन अब हमें लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है अगर हम वो एसेट्स ना खरीदते तो हमारा वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट हो रखा होता है, अगर कहीं और इन्वेस्ट होता तो हम वहाँ से हमें क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। अब वो इंटरेस्ट गया तो कहते हैं अब हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को कहाँ पे ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते टाइम ऐड करेंगे। सिक्स पॉइंट कहता है एक्सपेंशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को एक्सपैंड करना। इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ द एसेट्स देन द सेम शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते टाइम आप ये बात भी ध्यान में रखोगे कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स के ऊपर यानी एसेट्स को एक्सपैंड करने के लिए लगाया गया है, तो जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो उसके को क्या रखोगे, ध्यान में रखते हुए चलोगे। सेवंथ पॉइंट आता है पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। अगर नई नई इन्वेंशंस, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में तो उसको भी देखो। इफ इट इज लाइकली दैट अ न्यू एंड सुपीरियर रिप्लेसमेंट फॉर द they are invented soon, then the older assets will have to be write off before the expiry of its useful life. This means that since the useful life of the machine will decrease, the amount of depreciation charged will be much higher. Hence, this factor should be kept in mind while calculating depreciation. जब आप depreciation को calculate करें और आपको दिखाई दे रहा है कि एकदम से नई inventions आने वाले, यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी वो एकदम से पुरानी होने वाली है, ओल्ड, और जैसे ही हमारी जो पुरानी हो जाएगी हमारी एसेट्स, हमारी डेप्रिसिएशन पुरानी हो यानी हमारी एसेट्स पुरानी हो जाएगी और हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट है वो हम ज़्यादा चार्ज करने लग जाते हैं कि ताकि हम एकदम से रिकवर कर पाएँ, एकदम से हम नया एसेट्स को रिप्लेस कर पाएँ। तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम हमें ध्यान में रखना है कि क्या कोई एकदम से नई टेक्नोलॉजी आने वाली है तो हम अमाउंट बढ़ा देंगे डेप्रिसिएशन का। 8 पॉइंट में कहता है लीगल लॉस। इफ देयर इज एनी लीगल इंटैक्टमेंट रिलेटिंग टू द चार्जिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स, अगर कोई लीगली कह रखे है कि भाई लगाना पड़ेगा एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, then the provision of the enactment should also be complied with while calculating depreciation. For example, the Companies Act contains certain provision relating to charging depreciation on assets and these provision need to be complied with. तो कहता है कि जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन दे रखे होते हैं कि डेप्रिसिएशन एसेट्स के मतलब एसेट्स के ऊपर इस टाइप इतना डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना है, तो जो भी प्रोविजन दे दिया गया, जो भी लॉ है भाई, लॉ कहता है तो उनका मानना ही पड़ेगा, जितना कहता है जिस एसेट्स पे कहता है उतना डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे फिर प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो प्रोविजन को ध्यान में रखेंगे जब हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं, असरटेन कर रहे हैं। 9th पॉइंट कहते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर। If the depreciation charged in the previous year has not been sufficient, and then higher depreciation should be charged in the current year. कहते हैं अगर डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस ईयर का है, अगर वो जो चार्ज किया गया वो सफिशिएंट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो भाई लास्ट में आते आते पूरी अमाउंट चाहिए उस पर्टिकुलर एसेट की, तो हम जो अब करंट ईयर में है उसमें ज़्यादा चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। 10th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट में कहता है वर्किंग कंडीशन। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वर्किंग कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि जो वर्किंग कंडीशन चल रही है ना ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, यानी कैसे आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। इफ द वर्क टेक प्लेस इन शिफ्ट्स, अगर काम जो है शिफ्ट्स में हो रहा है,
तो जो मशीन्स होंगी वो ज़्यादा टाइम के तक यूज़ की जाएंगी, विच वुड नेचुरली रिजल्ट एज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या होगा, अगर आपकी वर्किंग कंडीशन ऐसे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की कि काम शिफ्ट्स में हो रहा है, अगर शिफ्ट्स में काम होगा तो बार बार उसी मशीन का यूज़ किया जा रहा है अलग अलग शिफ्ट में ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन के अमाउंट आप अपने आप ही बढ़ा दीजिए, है ना। तो ये सारे जो फैक्टर्स हमने स्टडी किए ये बताते हैं हमारे सारे के सारे फैक्टर्स कि जब भी आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट को फिक्स करो, असरटेन करो, तो इन 10 के 10 फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए आपने क्या करना है, आपने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को असरटेन करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रीति कौशिक क्लासेस, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।